देखिए बैक टाइट्रेशन क्या होता है, बैक टाइट्रेशन कैसे करते हैं हम लोग। तो बैक टाइट्रेशन या इसको डबल टाइट्रेशन भी बोलते हैं। बैक टाइट्रेशन और डबल टाइट्रेशन एक ही होता है, ठीक है। अच्छा लेकिन जैसे अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था डायरेक्ट टाइट्रेशन, सिंपल टाइट्रेशन या फिर डायरेक्ट टाइट्रेशन में जो भी एसिड होता था वो बेस को डायरेक्ट टाइट्रेट करता था, या फिर जो भी हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते थे वो रिड्यूसिंग एजेंट को डायरेक्ट टाइट्रेशन करता था, ठीक है। लेकिन जो ये बैक टाइट्रेशन है ये डायरेक्टली नहीं होता है हाँ? ये डायरेक्ट टाइट्रेशन नहीं होता है। इसमें किस तरह से करते हैं टाइट्रेशन, देखो इसको समझिए। देखिए इसमें एक आपको मैं जनरल एग्जांपल लेता हूँ, उससे मैं इसको समझाऊंगा तो आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा। कि जैसे आपको कोई मेटल का कार्बोनेट ले लिया उसने क्वेश्चन में, ठीक है ना। मेटल कार्बोनेट जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और मेटल कार्बोनेट का कुछ मास ले लिया, वो आपको मास दे देगा। अभी मैं मान लेता हूँ कि W ग्राम है, ठीक है। और उस मेटल कार्बोनेट को सपोज वो वाटर में डिजोल्व कर देगा, ठीक है। उस मेटल कार्बोनेट को वाटर में डिजोल्व कर देगा, और वाटर में डिजोल्व करके उसका एक सॉल्यूशन तैयार कर लेगा, ठीक है। उसका एक क्या तैयार कर लेगा, सॉल्यूशन। तो आपने कुछ मेटल कार्बोनेट लिया, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, है ना। लैब में वैसे थोड़ी सी क्वांटिटी ही ली जाती है, ठीक है। और उसको आपने वाटर में डिजोल्व कर लिया, और वाटर का डिजोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार किया वाटर के अंदर, वो उसका वॉल्यूम कुछ मान लिया कि VmL बन गया। ये सारा वैल्यू आपको दिया जाएगा कि एक कई बार बोल देगा कि 500 ml बना, कई बार बोल देगा कि 1000 ml बन गया। तो अभी मैं बस आपको सिंपल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जनरल डेटा लेता जा रहा हूँ। बाकी ये जैसे W ग्राम ये वैल्यू आपको दे दी जाएगी क्वेश्चन में, ये कितने ग्राम है, ठीक है। फिर क्या करेगा कि ये जो VmL का जो आपने सॉल्यूशन तैयार किया है, इसका एक स्मॉल, इसका एक छोटा सा सैंपल वो रिमूव करेगा, ठीक है। इससे एक छोटा सा सैंपल निकालेगा वो, रिमूव रिमूव ए सैंपल, स्मॉल सैंपल, ठीक है। इससे एक छोटा सा सैंपल वो बाहर निकालेगा, और वो छोटा सा सैंपल जो होगा वो जैसे 5 ml का हो सकता है, 10 ml का हो सकता है, 15 ml का हो सकता है, इस तरह का 20 ml का हो सकता है। तो छोटा सा एक सैंपल निकालेगा, ठीक है। अभी मैंने मान लेते हैं चलो V1 ml का एक सैंपल उसने निकाला, ठीक है ना। अच्छा, और उस V1 ml का जो सैंपल है, ठीक है, उसको उसने टाइट्रेट कर दिया किसी एसिड के साथ, ठीक है। एसिड के साथ ही क्यों टाइट्रेट करेगा, क्योंकि जो मेटल कार्बोनेट होते हैं उनका जो सॉल्यूशन होता है पानी के अंदर वो बेसिक नेचर का होता है। तो आप ऐसे समझिए कि मेटल कार्बोनेट को पानी में डिजोल्व किया तो ये एक बेसिक सॉल्यूशन तैयार हो गया। इससे आपने छोटा सा सैंपल निकाला तो बेटा वो भी बेसिक ही होगा, और अल्टीमेटली अब इसको टाइट्रेट करेंगे तो एसिड ही उसको टाइट्रेट करेगा, क्योंकि हमेशा अपोजिट नेचर का ही सॉल्यूशन टाइट्रेशन में लिया जाता है। तो अगर वो बेसिक है तो यहाँ पे वो जो टाइट्रेट कर रहा होगा वो कोई एसिड उसको टाइट्रेट कर देगा, ठीक है। अच्छा एसिड कोई लिया और उससे उसको क्या कर दिया आपने, टाइट्रेट करा दिया। और उस एसिड के बारे में वो आपको उसकी मोलरिटी दे देगा क्वेश्चन में, इसकी मोलरिटी कोई M2 है, ये क्वेश्चन में गिवन होगी, M2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, और उसका जो वॉल्यूम है वो भी दे देगा। ये सब डेटा आपको दिया जाएगा, ठीक है। और आपसे हाँ ये यहाँ पे ये बोल देगा कि जो वो सैंपल है वो इस एसिड को क्या कर रहा है, कंप्लीट टाइट्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है, कंप्लीट टाइट्रेट कर रहा है। तो फाइनली वो क्या पूछेगा, ज्यादातर क्वेश्चनों में वो उस मेटल का इक्विवेलेंट मास पूछ देगा, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन में क्या पूछ देगा, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास
ऑफ मेटल, ठीक है। जो मेटल आपने लिया है ना उसका क्या पूछ देगा, इक्विवेलेंट मास आपसे पूछेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है और ये बैक टाइट्रेशन क्या है इसको समझना है हम लोग को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको बेसिक ये समझ में आना चाहिए कि जो टाइट्रेशन हो रहा है, कंप्लीट टाइट्रेशन, वो यहाँ पे हो रहा है लास्ट स्टेप में, ठीक है। क्योंकि जो आपने मेटल कार्बोनेट लिया उसका एक सॉल्यूशन तैयार किया, फिर उसका एक छोटा सा सैंपल आपने बाहर निकाला, और उस V1 ml के सैंपल को किसी एसिड के साथ आपने कंप्लीट टाइट्रेट किया, ठीक है। तो कंप्लीट टाइट्रेशन जो हो रहा है वो लास्ट स्टेप में हो रहा है। तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें रिवर्स डायरेक्शन में चलना होगा, है ना। मतलब हमें क्या करना होगा, बैक डायरेक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है, रिवर्स मैनर में। इसीलिए इसको हम लोग बैक टाइट्रेशन बोल रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बैक टाइट्रेशन, ठीक है। और देखिए जहां पे कंप्लीट टाइट्रेशन होता है वहां पर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लग जाता है ना। तो अगर हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दें तो क्या बोलेंगे हम लोग कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, है ना, देखो इसका सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, जब भी एसिड और बेस कंप्लीट टाइट्रेट करते हैं तो उनके इक्विवेलेंट क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, है ना। बोलो भाई, यहाँ पे इनके इक्विवेलेंट क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, है ना। एसिड के इक्विवेलेंट बेटा ये जो बेस का आपने छोटा सा सैंपल निकाला है उसके बराबर कर देंगे, ठीक है। बेस का वो सैंपल जो है ना उसके बराबर कर देंगे। अब देखो एसिड की तो मोलरिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मोलरिटी और वॉल्यूम के टर्म में इक्विवेलेंट को कैसे लिखा जाता है, मोलरिटी और वॉल्यूम के टर्म में कैसे लिखते हैं, M2 इंटू V2 इंटू उसका एन फैक्टर कर देंगे बेटा, ठीक है। जो भी एसिड लिया, मान लो जैसे HCl लिया तो एन फैक्टर 1 ले लीजिएगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है आपने तो एन फैक्टर 2 ले लीजिएगा। एन फैक्टर निकालना आपको आता ही है, तो जो भी एसिड है उसका एन फैक्टर यहाँ पे जरूर लीजिएगा। और इक्विवेलेंट किसके बराबर कर देंगे, बेस के इक्विवेलेंट के। अब बेस के इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे, इसकी मोलरिटी मान लेंगे क्या है, M2 है, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा V, सॉरी M2 तो मैंने उसका माना हुआ है तो M1 मान लेते हैं, M1 वॉल्यूम V1 और इनटू एन फैक्टर, है ना। ये वाला एन फैक्टर किसका है हुआ, ये वाला बेस का होगा, ठीक है ना। अब देखो आपको ज्यादातर से M2 दिया होगा क्वेश्चन में, V2 दिया होगा, एन फैक्टर आपको पता ही एसिड का, और ये एन फैक्टर एसिड का होगा, ठीक है। V1 आपको पता ही है कितने ml का सैंपल है, क्वेश्चन में बोलेगा ही, एन फैक्टर आपको पता ही होगा। तो यहां से आप क्या निकाल लेंगे, मोलरिटी निकाल लेंगे। मोलरिटी किसकी होगी, वो सैंपल की होगी बेटा, ठीक है। ये आप निकाल लोगे सॉल्व करके, इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। बोलो बेटा, क्लियर हो रही बात। और अब एक बात बताओ यहाँ पे, ये कॉन्सेप्चुअल बात है कि ये जो मोलरिटी निकाली है वो छोटे से सैंपल की है, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला सैंपल है, मतलब जो VML आपने टोटल बनाया था सॉल्यूशन, इसकी मोलरिटी क्या होगी। ये जो आपने जैसे 500 ml का बनाया सॉल्यूशन, ठीक है, इससे आपने 20 ml का सैंपल निकाला, उसको टाइट्रेट करा दिया, तो ये जो मोलरिटी आ रही है तो 20 ml वाले सैंपल की आ रही है। लेकिन हमें तो भैया पूरे ओरिजिनल सॉल्यूशन वाले, जो शुरुआत में ओरिजिनल सॉल्यूशन तैयार किया है 500 ml वाला, मान लो इसकी मोलरिटी क्या होगी। सर सेम ही होगी। सेम ही होगी है, अच्छा क्यों क्यों सेम होगी, मोलरिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलरिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अच्छा मोलरिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इस वजह से जो VML वाला जो सॉल्यूशन है, जो मोलरिटी इसकी होगी, अगर उसी से आपने छोटा सा सैंपल निकाला है तो उसकी मोलरिटी भी सेम ही होगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो
कि अब इसको यार समझाने का तरीका आपको वैसे तो सिंपल आप समझ लीजिए कि मोलरिटी हो गई, नॉर्मलिटी हो गई, ये जितने भी कंसंट्रेशन के टर्म होते हैं ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो जिस रेशियो में वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा उसी रेशियो में उसके मोल भी चेंज हो रहे होंगे। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम कम हुआ है तो उस छोटे से सैंपल में मोल्स भी उसी रेशियो में कम हुए होंगे, और मोल और वॉल्यूम का रेशियो ही मोलरिटी होता है, तो वो चेंज नहीं होगा वो। ठीक है ना? बोलो भाई। यस सर। ना, इसको ऐसे समझो कि मान लो कि आप किसी शॉप पे गए और आप कोका कोला की 5 लीटर की बोतल ले आए, है ना, कोका कोला की 5 लीटर की बोतल ले आए। ठीक है, कोका कोला की 5 लीटर की बोतल ले आए। ठीक है, अब इससे आपने क्या किया, 500 ml का, 500 ml का, ठीक है, एक छोटा सा ग्लास आपने फिल कर लिया। ठीक है, कोका कोला का एक सैंपल ले लिया आपने। तो देखो, अच्छा, आप ठीक है, अब देखो, अब कोई एक बच्चा है वो 500 ml के सैंपल से पी रहा है कोका कोला, और एक वो पूरा जो 5 लीटर की बोतल है उससे डायरेक्ट पी रहा है। तो बताओ दोनों की टेस्ट में कोई फर्क होगा क्या? या उसको ये वाला ज्यादा मीठा लग रहा होगा, वो वाला ज्यादा बढ़िया टेस्ट लग रहा होगा, कि दोनों का सेम ही होगा टेस्ट? तो सेम है। सेम ही होगा ना। तो वही बात है कि टेस्ट इसलिए सेम होगा कि दोनों की मोलरिटी सेम होगी। ठीक है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है, क्योंकि सॉल्यूशन तो वही है ना। अब उसका छोटा सैंपल लिया तो क्या हुआ, उसका वॉल्यूम कम हो गया, तो उस रेशियो में उसके मोल भी तो कम हो गए। तो मोलरिटी चेंज नहीं होती है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, कि कभी भी बड़े सॉल्यूशन से आप छोटा सा सैंपल आप निकालें तो बेटा मोलरिटी या नॉर्मलिटी या मोललिटी या मोल फ्रैक्शन, ये मतलब कंसंट्रेशन के जितने भी टर्म होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो इसका मतलब जो मोलरिटी V1 ml वाले सॉल्यूशन की होगी वही मोलरिटी इस बड़े से सॉल्यूशन जो V ml का है उसकी भी होगी। ठीक है, इसका मतलब हम लोग अगली लाइन में ये बोल सकते हैं, जो सॉल्यूशन जो सैंपल की मोलरिटी है, मोलरिटी ऑफ सैंपल इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन जो आपने बनाया है उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, बोलो भाई, ये बात चमक रही कि नहीं चमक रही है? ठीक है, समझ में आ रही सभी को? और यस। अगर एक बार आपको इस सॉल्यूशन की मोलरिटी पता चल गई, इसका वॉल्यूम हमें पता ही है, और इसमें जो मेटल कार्बोनेट, बेटा इसमें मेटल कार्बोनेट तो सोल्यूट होगा, इसका आपको मास भी पता है, तो बस कहानी यही खत्म होती दिख रही है। आप सीधे मोलरिटी का फॉर्मूला लगा देना। मोलरिटी का फॉर्मूला आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये VML आपको दिया ही जाएगा। वेट उसने मेटल कार्बोनेट का आपको दे ही रखा है। मोलरिटी आपने निकाल ही ली है, वो सैंपल की मोलरिटी के बराबर ही होगी। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, उस मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट, सॉरी, इससे मेटल कार्बोनेट का मोलर मास मिल जाएगा आपको, और मोलर मास को लिख देंगे। याद करो, मोलर मास इक्विवेलेंट मास और मोलर मास में एक रिलेशन होता है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, है ना। तो इससे मोलर मास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, और एन फैक्टर ये किसका होगा, ये मेटल कार्बोनेट का होगा, है ना। अब बताओ मेटल कार्बोनेट का एन फैक्टर क्या होना चाहिए? तो मेटल कार्बोनेट में देखो, मेटल के बारे में तो आपको नहीं पता कि मेटल तो कोई भी हो सकता है, लेकिन कार्बोनेट तो फिक्स है ना, कार्बोनेट तो CO3 2- होगा। और सॉल्ट कोई भी हो, सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, नेट चार्ज ऑन कटायन, नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन देयर कटायन और एनायन, है ना। तो कार्बोनेट आयन पे नेट चार्ज कितने यूनिट का है, 2 यूनिट का, है ना। उसका साइन मत देखो, निगेटिव साइन को हटा के देखो, तो उसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट का है। तो मेटल कार्बोनेट का एन फैक्टर आपको अगर रिक्वायर्ड होगा तो आप 2 ले लीजिएगा। ठीक है, और बस इससे आपको इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। ठीक है,
लेकिन ये भी ध्यान समझिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो क्वेश्चन में कह रहा है इक्विवेलेंट मास केवल मेटल का पूछ रहा है वो, ठीक है। और यहाँ से किसका इक्विवेलेंट मास निकल रहा है, यहाँ तो उसे पूरे सॉल्ट का निकल रहा है, मेटल कार्बोनेट का निकल रहा है बेटा। तो यहाँ से आप पहले मेटल कार्बोनेट का निकाल लीजिएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कार्बोनेट, ठीक है। और ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आप लोगों को शायद मैंने बताया होगा, किसी भी सॉल्ट का जो इक्विवेलेंट मास होता है वो उसके कटायन के इक्विवेलेंट मास और उसके एनायन के इक्विवेलेंट मास के सम के बराबर होता है। ये बताई थी बात कि नहीं बताई थी? किसी सॉल्ट का जो इक्विवेलेंट मास होता है वो उसमें जो भी कटायन प्रेजेंट है उसके इक्विवेलेंट मास और उसमें जो भी एनायन है उसके इक्विवेलेंट मास के सम के बराबर होता है। तो मेटल कार्बोनेट का जैसे आपने निकाल लिया और निकालना आपको मेटल का है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कार्बोनेट का, अच्छा कार्बोनेट का हम लोग अलग से निकाल सकते हैं। कार्बोनेट का अगर इंडिविजुअली आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। कार्बोनेट का एटॉम मॉलिक्यूलर मास होगा, कार्बन का 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 और डिवाइड बाई एन फैक्टर 2। आयन आयन पे जो नेट चार्ज होता है वही एन फैक्टर हो जाता है इनका, तो ये 60/2 मतलब आ जाएगा 30। तो कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास होगा 30, ठीक है। तो बस ये 30 यहाँ रख दीजिएगा और 30 एक्चुअली माइनस कर दीजिएगा मेटल कार्बोनेट के इक्विवेलेंट मास में, तो मेटल का मिल जाएगा आपको। बोलो भाई, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है तो बताओ भाई, नहीं आ रही तो भी बताओ। सर आ गई। आ रही बात है ना? और ये ध्यान रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखिएगा, किसी भी सॉल्ट का जो इक्विवेलेंट मास होता है उस सॉल्ट के कटायन के इक्विवेलेंट मास और एनायन के इक्विवेलेंट मास के सम के ही बराबर होता है। अब जैसे यहाँ मेटल कार्बोनेट बोला था तो मैंने ऐसे लिख दिया था, अगर मान लो कुछ और देता, मान लो कि मेटल दे देता, क्लोराइड देता, मेटल क्लोराइड, तो मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट मास मैं लिख देता मास ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है। कोई भी सॉल्ट है, आप किसी भी सॉल्ट के इक्विवेलेंट मास को ऐसे लिख सकते हो। जैसे मान लो कि आपको मेटल सल्फेट दे दिया जाए तो मेटल सल्फेट का इक्विवेलेंट मास आप लिख सकते हो इसी तरीके से, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट आयन। हाँ, सल्फेट आयन का आपको अलग से निकालना पड़ेगा। सल्फेट का मोलर मास डिवाइड बाई 2 कर देना तो उससे आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्ट क्योंकि बेटा कोई भी हो सकता है, यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मेटल कार्बोनेट लेके आपको बताया, सॉल्ट का नाम तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना मेटल कार्बोनेट ही दिया जाए आपको। तो जो भी सॉल्ट है उसके इक्विवेलेंट मास को ऐसे हम लोग ब्रेक कर करके लिख सकते हैं, ठीक है। कोई चीज इसमें अभी भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, कहीं पे कोई चीज अगर नहीं क्लियर हुई हो। इसी को बैक टाइट्रेशन बोलते हैं, मतलब इसी को हम लोग इस थ्योरी में, मतलब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस हैं इसमें इसको बैक टाइट्रेशन बोला जाता है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। अच्छा, अब देखो इसके एप्लीकेशंस की अगर बात करें कि जो बैक टाइट्रेशन है इसके एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं, कहाँ पे बैक टाइट्रेशन यूज होता है, इसके अलावा भी कहीं पे यूज होता है। तो इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको और भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपने एस्टिमेशन किया होगा, जैसे नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं हम लोग, तो उसके लिए एक मेथड यूज होता है केल्डाल मेथड, है ना, पढ़ा आप लोगों ने केल्डाल मेथड? यस सर। तो केल्डाल मेथड से जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं
तो वहां पे यही बैक टाइट्रेशन की कैलकुलेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ना। मतलब कि ये केल्डाल मेथड जो होता है इसमें अ, हम लोग इस चीज करते हैं। तो चलो लिख लो भाई इसके एप्लीकेशन में, लिख लो केल्डाल मेथड, एप्लीकेशन ऑफ बैक टाइट्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ बैक टाइट्रेशन। तो बैक टाइट्रेशन के एप्लीकेशन में लिख लो टू डिटरमाइन द परसेंट कंपोजिशन ऑफ, टू डिटरमाइन द परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट में जैसे ज्यादातर नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करने को बोला जा सकता है है ना, या फिर और भी एलिमेंट जैसे हेलोजन का एस्टिमेशन या सल्फर का एस्टिमेशन करने को दिया जा सकता है। ठीक है, तो वहां पे भी हम लोग बैक टाइट्रेशन का यूज करते हैं। नाइट्रोजन का एस्टिमेशन इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में केल्डाल मेथड यूज होता है। तो केल्डाल मेथड जो होता है ये नाइट्रोजन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए यूज होता है। तो ये यूज होता है, यूज्ड फॉर estimation, used for estimation of nitrogen in organic compound। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एमीन्स जैसे हो गए या एमाइड्स हो गए, ठीक है, यूरिया हो गया। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन का अगर एस्टिमेशन करना है तो उसके लिए पॉपुलर मेथड है जिसको हम लोग केल्डाल मेथड बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट आपको गिवन होगा क्वेश्चन में कि कितने ग्राम लेके चल रहे हैं, वो आपको बताया जाएगा क्वेश्चन में, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसका वेट आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, और वो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको वो सबसे पहले क्या करेगा, किसी बेस एस में डिजोल्व कर देगा। उसको किस में डिजोल्व कर देगा, किसी बेस में डिजोल्व कर देगा। ठीक है, और बेस में डिजोल्व करके बेटा हीट करेगा, स्ट्रांगली हीट करेगा। तो होता क्या है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर है और बेस में अगर डिजोल्व करके हीट करेंगे तो उससे अमोनिया गैस लिबरेट होती है। कौन सी गैस लिबरेट होगी उससे, अमोनिया गैस। ठीक है, अच्छा, अमोनिया गैस नेचर वाइज बेसिक होती है, सबको पता ही है। अमोनिया गैस नेचर वाइज कैसी होती है, बेसिक। तो उस अमोनिया गैस को किसी एसिड के सॉल्यूशन में पास करा देगा वो। मतलब क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि उस अमोनिया गैस को वो किस में पास करा देगा, किसी एसिड के सॉल्यूशन में। ठीक है, और एसिड की नॉर्मेलिटी मान लो दे दिया N1 और वॉल्यूम V1। ठीक है, कई बार तो क्वेश्चन क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा, बोल देगा कि जो अमोनिया गैस बन रही है वो उस एसिड को कंप्लीट टाइट्रेट कर रही है। लेकिन कई बार ऐसा भी बोलेगा कि एसिड जो होगा, ये मतलब इसमें दो तरह के केस बनेंगे। पहले चलो पहले एक केस ये सिंपल वाला ले लेते हैं, फिर इसके बाद दूसरा केस लेंगे। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे कंप्लीट टाइट्रेशन हो गया, अमोनिया गैस को एसिड ने क्या किया बेटा, कंप्लीट टाइट्रेट कर दिया। ठीक है, तो आपसे लास्ट में क्या पूछेगा, लास्ट में पूछेगा कैलकुलेट परसेंट कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन गिवन कंपाउंड। आपसे क्या पूछेगा, कैलकुलेट परसेंट कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, तो यहाँ पे देखो बैक टाइट्रेशन ही करना पड़ेगा कि जो एसिड है ये अमोनिया को क्या कर रहा होगा, कंप्लीट टाइट्रेट कर रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस दोनों के इक्विवेलेंट हमें क्या करने पड़ेंगे, बराबर करने पड़ेंगे, है ना। तो
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे इसमें इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया, ये बराबर कर देंगे किसके, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, है ना, क्योंकि अमोनिया बेसिक नेचर की है। उस एसिड को अगर कंप्लीट टाइट्रेट किया है तो अमोनिया ने ही किया होगा, है ना। अब देखो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड मैंने मान लिया क्या, एसिड की नॉर्मेलिटी N1 और वॉल्यूम V1, और यही किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, अमोनिया के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये अमोनिया जो रिलीज हुई है वो उस बेस के सॉल्यूशन को हीट करने से रिलीज हुई है ना, मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बेस के अंदर सॉल्यूशन है उसको हीट करने से रिलीज हुई है। ठीक है, अब देखो आपको ये भी शायद मैंने बताया था, याद करो, कि जैसे कोई रिएक्शन है, उसमें ए कोई रिएक्टेंट है, वो बी से रिएक्ट कर रहा है और उससे सी बन रहा है। ठीक है, तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोले, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है कि इसमें जितने इक्विवेलेंट ए के रिएक्ट कर रहे होंगे, इक्विवेलेंट ऑफ ए रिएक्ट्स, वो बराबर होंगे इक्विवेलेंट ऑफ बी के, और उतने ही इक्विवेलेंट किसके बन रहे होंगे, प्रोडक्ट सी के। ठीक है, ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी केमिकल रिएक्शन में जितने इक्विवेलेंट रिएक्टेंट के रिएक्ट करते हैं आपस में, उतने ही इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के भी बनते हैं। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट जितने बेटा रिएक्ट कर रहे होंगे उतने ही प्रोडक्ट के बन भी रहे होंगे। बोलो भाई, तो इस हिसाब से वो देखा जाए तो अमोनिया के इक्विवेलेंट जो बरा इक्विवेलेंट यहाँ अमोनिया बन रही होगी, इसके इक्विवेलेंट इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेस से रिएक्शन होने के बाद अमोनिया लिबरेट हुई है ना। तो जितने इक्विवेलेंट अमोनिया के बन रहे होंगे बेटा, उतने ही इक्विवेलेंट किसके होंगे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के होंगे। बोलो भाई, है ना, अमोनिया के इक्विवेलेंट, क्योंकि अमोनिया तो यहाँ एक तरह से प्रोडक्ट हो गया ना भाई। यहाँ पे रिएक्शन हुई तो क्या हुई, यहाँ पे रिएक्शन यही तो हुई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस से रिएक्ट किया, है ना, और आपने बस हीट किया थोड़ा, उससे अमोनिया बनने लगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये किसके बराबर हो जाएंगे, इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया हो जाएंगे बराबर। यस। ठीक है, तो अच्छा अमोनिया के इक्विवेलेंट निकाल ही लिए हमने N1V1, तो यही इक्विवेलेंट किसके हो जाएंगे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के हो जाएंगे जो आपको शुरुआत में दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी किसके बराबर हो जाएंगे, N1 और V1 के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, और इक्विवेलेंट को लिखने के कई सारे तरीके होते हैं। अच्छा, हम लोग को निकालना क्या ये देख लेते हैं। हम लोग को नाइट्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है ना, उस कंपाउंड में किसका निकालना है, नाइट्रोजन का परसेंट कंपोजिशन निकालना है। ठीक है, तो बताओ भी कैसे निकाले नाइट्रोजन का परसेंट कंपोजिशन। नाइट्रोजन का परसेंट कंपोजिशन अगर निकालना है, हम लोग को उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के तो मिल गए इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हम लोग को किसके निकालने हैं, नाइट्रोजन के। अच्छा, ये तुम लोग को अ, याद है कि नहीं, मोल कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में आपको शायद बताया होगा कि जैसे कोई कंपाउंड है, मान लो कि AXBY टाइप का कोई कंपाउंड है, और उसमें मान लो कि किसी एक एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन निकालना है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते थे,
सर एक फॉर्मूला होता है लेकिन उसमें डेंसिटी भी आ जाती है। वेपर डेंसिटी आ जाती है। चलो अच्छा, मैं सीधे आपको फॉर्मूला ही बता देता हूँ, इतनी मेहनत क्यों करोगे तुम लोग। देखो, नाइट्रोजन का परसेंट कंपोजिशन जब निकालते हैं, वो मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट लगाने के बाद ये फॉर्मूला आएगा। नाइट्रोजन का परसेंट कंपोजिशन निकालना है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट हम लोग ले लेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 14 होता है। तो वो ले लेना आप लोग न्यूमरेटर में। नाइट्रोजन एलिमेंट का है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का नहीं। नाइट्रोजन गैस का 28 होता है, लेकिन एलिमेंट का 14 होता है। और डिवाइडेड बाई 10 इंटू, एक्चुअली 10 क्या, वो 1000 होता है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए निकालते हैं। तो 1000 ही लो, इंटू वेट, इंटू इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, इंटू इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसे वो अमोनिया के ही बराबर होंगे इक्विवेलेंट। और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, इक्की, सॉरी, यहाँ पे जो उसका ओरिजिनल वेट होगा उससे डिवाइड करना होगा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका मास क्या लिया गया, मल्टीप्लाई 100, है ना। ये फॉर्मूला बनता है, ये मोल कॉन्सेप्ट से ही आता है। अब खैर उतना ज्यादा आप लोग दिमाग मत लगाओ फालतू में, सीधे आपको याद ही रखना है तो सीधे याद ही कर लेना। तो अच्छा, 100 से ये 2 जीरो कैंसिल भी हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 14/10, या सीधे 1.4 लिख दीजिए, इंटू इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बराबर हो जाएंगे किसके, इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया के बराबर हो जाएंगे, और डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। तो आप सीधे बस इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना, जो भी इक्विवेलेंट है वो यहाँ रख देना, N1V1। अच्छा, मास आपको दिया ही जाएगा, बस इससे नाइट्रोजन का परसेंट कंपोजिशन आ जाएगा। तो ये एक जेल्डाल मेथड बोलते हैं, ठीक है। इससे हम लोग जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको गिवन है उसमें नाइट्रोजन का परसेंट कंपोजिशन निकाल सकते हैं। मेन चीज है, आपको उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के चाहिए होते हैं इक्विवेलेंट, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के इक्विवेलेंट अमोनिया के इक्विवेलेंट के ही बराबर होंगे। और अमोनिया के इक्विवेलेंट यहाँ पे कितने आ गए, NM1 × V1 के बराबर आ गए। ठीक है। तो एक तो ये टाइप होता है। हाँ, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड भी किया जा सकता है, जैसे क्वेश्चन मैंने लिया था, इसी में एक केस और चलो बना लेते हैं, उसमें क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। देखो, इसको केस नंबर 2 में कन्वर्ट कर देता हूं मैं। देखो, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे अमोनिया जो निकली है, ये एसिड को टाइट्रेट करे, लेकिन सपोज आपने एसिड एक्सेस में ले रखा है। कई बार ऐसा होगा कि एसिड बहुत ज्यादा ले लिया होगा आपने एक्सेस में, तो होगा क्या कि पूरा एसिड टाइट्रेट हो नहीं पाएगा। अमोनिया थोड़ी बहुत निकलेगी, वो तो पूरी पूरी खत्म हो जाएगी, टाइट्रेट हो जाएगी, लेकिन एसिड थोड़ा बच जाएगा। ठीक है। फिर जो रिमेनिंग एसिड है ना, जो बचा हुआ एसिड है ना, रिमेनिंग एसिड, उसको कंप्लीट टाइट्रेट करने के लिए कोई बेस वेस ले लेगा वो। जो रिमेनिंग एसिड है उसको कंप्लीट टाइट्रेट करने के लिए क्या ले लेगा वो, कोई बेस का सॉल्यूशन ले लेगा। और बेस की नॉर्मेलिटी मान लो N2 ले लिया, वॉल्यूम V2 ले लिया। और हाँ, बेस इतना लिया कि वो जो बचा हुआ रिमेनिंग एसिड है वो कंप्लीटली टाइट्रेट हो जाए, वो एसिड भी पूरा खत्म हो जाए और बेस भी पूरा खत्म हो जाए। मतलब यहाँ पे जो कंप्लीट टाइट्रेशन हो रहा है वो लास्ट स्टेप में हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में वही पूछा है, परसेंट कंपोजिशन। तो देखो ऐसे समझो कि यहाँ पे पहले अमोनिया बनी। ठीक है। अमोनिया की क्या थी, बेसिक नेचर की थी। पहले अमोनिया ने एसिड को टाइट्रेट किया। ठीक है। जो एसिड बच गया उसको इस बेस ने टाइट्रेट किया फाइनली, है ना। इसका मतलब आप ये समझो कि एक एसिड के सॉल्यूशन को टाइट्रेट करने के लिए
हमें दो दो बेस रिक्वायर्ड हुए, मतलब दो बेस ने मिलकर एक एसिड को क्या किया, यहाँ पे टाइट्रेट किया। ठीक है, बोलो भाई, दो बेस के सॉल्यूशन ने एक एसिड को टाइट्रेट किया। तो ऐसे केस में हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जब लगाएंगे तो उसमें इक्वेशन जानते हो क्या लिखेंगे? देखो, सेम नेचर वाले स्पेसीज के इक्विवेलेंट ऐड कर देना। जैसे बेस बेस भाई भाई दोनों के इक्विवेलेंट ऐड कर देंगे, और वो बराबर किसके कर देंगे, एसिड के। ठीक है, क्योंकि अमोनिया और लास्ट में जो बेस है, उन दोनों ने मिलके फाइनली एसिड के कंप्लीट सॉल्यूशन को टाइट्रेट किया है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया प्लस इक्विवेलेंट ऑफ बेस। वो बेस जो भी है NaOH KOH है ना, वो तो आपको क्वेश्चन में दिया ही जाएगा। और ये किसके बराबर कर देंगे हम लोग, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सेम स्पेसीज के जो सॉल्यूशन है ना, उनके इक्विवेलेंट ऐड कर देंगे और अपोजिट स्पेसीज वाले के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग को चाहिए क्या, अगर हम लोग देखें ये वाला फाइनल फॉर्मूला देखें तो हम लोग के केवल इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया ही तो चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाकी तो फॉर्मूला हमें पता ही है। तो इससे हमें क्या निकाल लेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। और इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अच्छा, एसिड के इक्विवेलेंट हो जाएंगे N1 इंटू V1, बेस के N2 इंटू V2, और ये आपके हो जाएंगे इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया के बराबर। बस अब ये यहाँ पे रख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का परसेंटेज आएगा 14/10 इंटू N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये बन गया देखो फॉर्मूला। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, बताओ भाई। है ना, ये केल्टाल मेथड इंपॉर्टेंट है, पूछा बहुत जाता है ये। और इसमें मतलब क्वेश्चन दो तरीकों से ही बन सकते हैं, तो वही मैंने दोनों टाइप आपको कराए हैं, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, बोलो भाई, बहुत शांत बैठो भाई, तुम लोग कुछ बोल भी नहीं रहे हो। हम्म, बताओ भाई, समझ में आ रही बात? दोनों मेथड आए समझ में? यस सर। चलो फिर क्वेश्चन कर लो, इसमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, वैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं हम लोगों से इन चैप्टरों में तो वैसे भी। एक क्वेश्चन ये मेंस के पेपर में देखो आया हुआ है, ये कर डालो भाई। क्या है क्वेश्चन, में लिख रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। 1.4 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, 1.4 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड was digested according to जेल्डाल मेथड। ठीक है, इसको जेल्डाल बोलो केल्डाल बोलो, सब एक ही बात है। उसमें कुछ लोग उसको के को साइलेंट मानते हैं तो जेल्डाल बन जाएगा वो। अगर आप जे को साइलेंट मानोगे तो केंडाल हो जाएगा, एक लेटर साइलेंट होता है इसमें। ठीक है, तो 1.4 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाइजेस्ट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू जेल्डाल मेथड,
and the amount of and the ammonia evolved was absorbed, and ammonia evolved was absorbed in 60 ml of M/10 सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो अमोनिया इवॉल्व हो रही ना, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। फिर कह रहा है द एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड, the excess sulfuric acid are required 20 ml of M/10 NaOH solution। जो एक्सेस ऑफ एसिड है उसको कंप्लीटली टाइट्रेट करने के लिए 20 ml M/NaOH सॉल्यूशन ले रहे हैं फॉर न्यूट्रलाइजेशन। पूछा क्या है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। आपसे कंपाउंड में नाइट्रोजन का ही परसेंट पूछ रहा है, और ये जेई मेंस में 2015 ऑनलाइन पेपर में आया है क्वेश्चन। ऑप्शन भी दिए दे रहा हूं मैं। ठीक है, करिए, अटेम्प्ट करिए। सर चैट पे भेज दे। हाँ, भेज दिया। यस सर। अच्छा, ठीक है भाई। प्रज्वल ने भेज दिया है, चित्ती ने भी भेज दिया है ना। हाँ, थर्ड आंसर आ रहा है। इसका आंसर है, देख लेता हूँ एक बार, थर्ड ही मुझे लग रहा है, थर्ड ही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये। थर्ड का थर्ड बिल्कुल सही। थर्ड आंसर आएगा बेटा सबका। देखो, सर अटेम्प्ट कर रहे होगे तो आएगा ही। हाँ, बताओ बेटा। सर इसमें वॉल्यूम एमएल लेंगे। हाँ हाँ, वॉल्यूम एमएल में ही लीजिएगा, ओके सर, है लेकिन ना। सर फिर तो वो मिली इक्विवेलेंस हो जाएगा सर, वो इक्विवेलेंट क्यों? देखो, उसमें होता क्या है ना कि जब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, ये वाला कहाँ गया, ये वाला फॉर्मूला, यहाँ तक तो इक्विवेलेंट निकाल लिए हैं हम लोगों ने। ये जब हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं तो 1 लीटर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में लेते हैं। 1 लीटर मतलब वो, तभी वो 1000 ml इसीलिए आ रहा है वो, ओके सर। है ना। ओके सर। हाँ, तो वो अल्टीमेटली लास्ट में वो मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाँ, चाहो तो यहाँ पे इक्विवेलेंट ना लिखो, लास्ट फॉर्मूले में यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट लिख लो, तो उसमें कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी आप लोगों को, है ना।
क्योंकि यहाँ पे 1000 जब लेंगे ना तो वो मिली इक्विवेलेंट में रखना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पे अमोनिया के हम लोग को मिली इक्विवेलेंट चाहिए होते हैं, तो वॉल्यूम ml में ही लीजिएगा, फिर वॉल्यूम ml में ही लीजिएगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। इसमें यही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ही लग रहा है कि अमोनिया के हम लोग को चाहिए होंगे मिली इक्विवेलेंट, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ये ऐड कर देंगे तो बराबर हो जाएंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और हम लोग को रिक्वायर्ड है फाइनली अमोनिया के ही मिली इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। और यहाँ पे देखो मोलरिटी दे दी है, तो ठीक है, मिली इक्विवेलेंट मोलरिटी के टर्म में लिख लेंगे तो M1 V1 मिली इक्विवेलेंट में ml में लेंगे, इनटू एसिड का इन फैक्टर 2 ले लेंगे, और M2 V2 और NaOH का इन फैक्टर 1 हो जाएगा। बस वैल्यू रखनी बाकी है। सल्फ्यूरिक एसिड की मोलरिटी है 1/10, वॉल्यूम 60 ml इंटू 2, इसका कितना हो गया 1/10 इंटू 20 इंटू 1, तो ये आपका आ गया 12 माइनस 2, 10 आ गया इक्विवेलेंट, है ना मिली इक्विवेलेंट। और बस इससे नाइट्रोजन का परसेंट जब निकालेंगे तो 1.4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई मास, उसने दिया होगा शुरुआत में, मास 1.4 ही ले रहा है वो, तो बिल्कुल आसान हो गया, 1.4 1.4 कैंसिल हो गया, तो 10% आ गया। ठीक है ना, क्लियर है बेटा, सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। तुम लोग इतना शांत या कैसे रह लेते हो भाई? अनुष्का बेटा समझ में आ रहा है? अनुष्का प्रताप, वंशिका? यस सर। यस सर। बोलते रहो भाई, तुम लोग बिल्कुल चुप हो जाते हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पूछते रहिए, अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो उसमें पूछते भी रहिए, क्वेश्चन भी डाउट जो आ रहे हैं। तो ये तो केल्डाल मेथड हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के भी टाइट्रेशन हैं हम लोग के सिलेबस में, लिख लो सम डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशन। देखो ये जो डिफरेंट टाइप के टाइट्रेशन है, बस इनका नाम ही अलग है, बाकी कॉन्सेप्ट कुछ भी नया नहीं मिलेगा आपको वैसे, बस नाम हो सकता है कि नाम आप देख के घबरा जाओ, है ना, कि यार ये क्या है। तो जैसे इसमें एक ये बड़ा फेमस है आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन। आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन, आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है ये समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम लोग आयोडीन का सॉल्यूशन बनाते हैं और उसका टाइट्रेशन हाइपो के सॉल्यूशन के साथ कराते हैं, है ना। आयोडीन का एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है ना, और उसको हाइपो के सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट किया जाता है। आयोडीन को हाइपो के साथ टाइट्रेट करता है, और जब भी आयोडीन के सॉल्यूशन को हाइपो के साथ टाइट्रेट करा जाता है तो इसी टाइट्रेशन को हम लोग एक नाम देते हैं, दिस टाइट्रेशन इज नोन एज आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। अब देखो इसमें मेन बस बात इतनी है कि हाइपो का फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। हाइपो का फॉर्मूला होता है, कई बार हाइपो का नाम दे देगा, फॉर्मूला नहीं बताएगा, है ना। तो हाइपो का फॉर्मूला होता है सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3.2H2। और इसमें रिएक्शन क्या होती है ये पता होनी चाहिए। तो ये अभी आप लोग हेलोजन फैमिली पढ़ ही चुके हो पी ब्लॉक में, तो रिएक्शन तो याद ही होगी आप लोगों को। आयोडीन की रिएक्शन जब हाइपो से कराते हैं तो यहाँ पे एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है ना। आयोडीन हाइपो को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। देखो यहाँ पे सल्फर बैठा है 2 ऑक्सीडेशन नंबर में, और सल्फर 2 से 4 में चला जाता है। उसको मैंने याद करने का तरीका ये बताया था कि 2 सोडियम और 2 आयोडीन ये पहले आप हटा दो, मतलब ये बना दो बाई प्रोडक्ट 2 मोल NaI,
और बाकी जो बचे लिख दो उसको। तो 2 सोडियम बच गए, सल्फर 4 बच गए, ऑक्सीजन 6 बचे हुए हैं। तो इसका क्या बन गया, Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट प्लस NaI, है ना। बोलो भाई, याद आ रही रिएक्शन की नहीं आ रही? यस सर। अब इस रिएक्शन को तो चलो मैंने बता दिया। अब आपका काम यह है कि आपको एन फैक्टर बताना है। आप क्योंकि बेटा इसमें एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, एन फैक्टर आपको अगर पता होगा तो टाइट्रेशन आप खटाखट करके करते चले जाओगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जैसे कोई पूछे आयोडीन के रिस्पेक्ट में एन फैक्टर क्या है, तो आयोडीन के रिस्पेक्ट में बताओ भाई, आयोडीन यहाँ 0 में बैठा है या -1 में जा रहा है? तो 0 से -1 कितने का चेंज है? 1 का चेंज है तो फिर 2 हो जाएगा। हाँ, 1 का चेंज है, और आयोडीन की एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 का चेंज 1 आयोडीन के लिए, लेकिन I2 में 2 आयोडीन है, तो नेट चेंज 2 का हो जाएगा। तो बस ये एन फैक्टर बस हमें निकालना आना चाहिए, या तो आप लोग याद ही कर लेना कि आयोडीन के रिस्पेक्ट में 2 का ही आता है, अगर याद कर सको, या तो रिएक्शन याद होगी तो आप निकाल सकते हो। दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो आयोडीन के रिस्पेक्ट में एन फैक्टर 2 आता है, तो आयोडीन के रिस्पेक्ट में एन फैक्टर 2 ले लीजिएगा। और हाइपो के रिस्पेक्ट में अच्छा बताओ क्या है होगा एन फैक्टर? 8। हाइपो की यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, यहाँ पे 2.5 है ना। तो अब बताओ कितनी आएगी, है ना, एक कार है ना। तो एक एक सल्फर के लिए तो 0.5 का चेंज है, लेकिन हाइपो में सल्फर की एटॉमिसिटी देखिए कितनी है, 2 है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका एन फैक्टर 1 आ गया। ठीक है, तो बस बाकी तो देखो, टाइट्रेशन जब भी किन्हीं भी 2 स्पेसीज के बीच में होता है, तो उनके इक्विवेलेंट ही हम लोग को बराबर करने पड़ते हैं। तो इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन हम लोग बराबर कर देंगे इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो, है ना। और इक्विवेलेंट को अगर मोलरिटी के टर्म में लिखेंगे तो M1 इंटू V1 इंटू एन फैक्टर। तो आयोडीन का एन फैक्टर 1 ले लेंगे हम लोग, और हाइपो के रिस्पेक्ट में एन फैक्टर 1 ले लेंगे। मतलब इस तरह की इक्वेशन बन जाया करेगी, है ना। तो इक्वेशन क्वेश्चन तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बस वही है कि एन फैक्टर अगर आपको पता होंगे, तो चाहे कोई भी टाइट्रेशन हो, हमेशा आपको एन फैक्टर की वैल्यू अगर क्लियर है तो आप फिर करते चले जाओगे, उसमें गलत होने के चांस ही नहीं है। ठीक है, तो आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन कभी नाम से कभी बोल दिया जाए तो उसमें समझ में आना चाहिए कि हाँ आयोडीन का टाइट्रेशन हाइपो के साथ करा रहे हैं। हाँ बोल बेटा। सर इसमें सर हाइपो के रिस्पेक्ट में सर 1 एक बार समझा दीजिए। सर इसमें 2 होगा या फिर सर 1 ही होगा इसमें? हाइपो के रिस्पेक्ट में ना देखो, हाइपो के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है, तो यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ रही है ना, और यहाँ पे आप निकाल लो तो 2.5 आ रही। तो एक एक सल्फर एटम के लिए, एक सिंगल सल्फर एटम के लिए जो चेंज आ रहा है वो 0.5 का आ रहा है ना। 2 से 2.5 मतलब 0.5 का चेंज आ रहा है। अब आप ये देखो कि एन फैक्टर आप निकाल किसके रिस्पेक्ट में रहे हो, हाइपो के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो कि ये प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में? हाइपो के रिस्पेक्ट में ना। तो हमें हाइपो के फॉर्मूले में सल्फर की एटॉमिसिटी देखनी होगी। तो हाइपो के फॉर्मूले में सल्फर की एटॉमिसिटी 2 है। हाँ, इस 2 से कोई लेना देना नहीं, ध्यान है। आपने अगर क्या किया कि 2 इंटू 2 4 कर दिया, तो फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, तो गलत हो जाएगा, वो एन फैक्टर नहीं। एन फैक्टर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से इंडिपेंडेंट होता है। एन फैक्टर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं ना, उनसे इंडिपेंडेंट होता है। इसमें बस आपको ये 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। तो ये यही होता है आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में, कुछ नई बात नहीं, बस पता होना चाहिए आयोडीन का टाइट्रेशन हाइपो के साथ हो रहा है, बस इतना इम्पोर्टेंट। अब इसमें कैलकुलेशन ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अगर आपको कभी ब्लीचिंग पाउडर का सैंपल दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए बताओ कि अवेलेबल क्लोरीन का क्या परसेंटेज है,
तो वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो एक उसका फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या उसको निकाल सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप फॉर्मूला याद करो। कैलकुलेशन ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन ए सैंपल ऑफ इन ए सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो कभी आपको ब्लीचिंग पाउडर का कोई सैंपल दे दिया जाए, और ये हम लोग हेलोजन फैमिली में थोड़ा पढ़े थे इस बारे में कि ब्लीचिंग पाउडर का जो सैंपल होता है उसमें कुछ परसेंटेज में क्लोरीन डिजोल्व होती है, मतलब वो ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म के अंदर ही होती है डिजोल्व फॉर्म में। और जब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो क्लोरीन गैस रिलीज होने लगती है ना। वो क्लोरीन गैस उसके एक्चुअली वाइड स्पेस पे होती है, और जब वो वाटर वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्लोरीन बाहर निकलना शुरू हो जाती है, और उस क्लोरीन को ही हम लोग अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं। ठीक है, और वो क्लोरीन जो होती है बहुत अच्छी डिसइंफेक्टेंट की तरह वो ली जाती है, काम में ली जाती है। तो अब इसका एक रिएक्शन होता है कि जैसे ब्लीचिंग पाउडर का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है वो ये होता है CaOCl2, है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर का जैसे आपने कोई सैंपल लिया और आपने उसको पानी में डिजोल्व कर दिया, पानी में डिजोल्व कर दिए, या फिर बेटा आप कोई डाइल्यूट एसिड में भी डिजोल्व कर देंगे ना, तो भी क्लोरीन गैस रिलीज होना शुरू हो जाती है। वाटर में डिजोल्व करें या कोई डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह भी ले सकते हैं। तो होता क्या है कि जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये CaCl2 बनाता है वाटर, और यहाँ से क्या निकलती है, क्लोरीन गैस रिलीज होने लगती है। और ये जो क्लोरीन गैस रिलीज होती है इसी को हम लोग नाम देते हैं अवेलेबल क्लोरीन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अवेलेबल क्लोरीन। और ये नॉर्मली 35 से 37% के आसपास होती है ना। अगर ब्लीचिंग पाउडर का कोई ओल्ड सैंपल है तो ये इसकी रेंज लगभग इतनी ही होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो न्यूमेरिकल में आपसे यही पूछा जाएगा फाइनली कि क्लोरीन कितने परसेंट मिल रही है। जैसे ये तो मैंने आपको एक फैक्चुअल स्टेटमेंट बताया है कि 35 से 37% मिलती है अगर कोई ओल्ड सैंपल है ब्लीचिंग पाउडर का। लेकिन आपको न्यूमेरिकल में यही निकलवाया जाएगा कि बताओ कि क्लोरीन कितने परसेंट में प्रेजेंट है ब्लीचिंग पाउडर में, है ना। तो इसका एक मैं आपको एक जनरल ले लेता हूँ डेटा कि जैसे ब्लीचिंग पाउडर लिया आपने, ब्लीचिंग पाउडर का आपने कोई सैंपल लिया और उसका मास आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन में कि कितने ग्राम का सैंपल है, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, वो सब दे देगा आपको। तो और बोलेगा कि उसके सैंपल को पानी में आपने डिजोल्व कर दिया। सबसे पहले शुरुआती यहीं से होगी, वाटर में डिजोल्व कर देगा, या कई बार वाटर में थोड़ा सा एसिड वेसिड भी मिला देगा। तो जब वाटर में एसिड मिला देते हैं ना थोड़ा सा, तो ये रिएक्शन काफी फास्ट हो जाती है, कैटेलाइज हो जाती है। ऐसे वाटर में डिजोल्व करोगे तो बहुत धीरे 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 निकलेगी क्लोरीन, और एसिडिक मीडियम में क्या है कि बड़ी तेजी से निकलती है फिर क्लोरीन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है एसिडिक मीडियम में। तो ऐसा करने से क्या होगा, इससे क्लोरीन निकलना शुरू हो जाएगी, है ना। क्या निकलना शुरू हो जाएगी? क्लोरीन गैस। फिर क्या किया जाएगा, क्लोरीन गैस जो है, देखो है आप लोग इतना तो समझदार हुई कि क्लोरीन एक अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हेलोजन वैसे सब सारे ही अच्छे होते हैं। सबसे अच्छा तो फ्लोरीन होता है, सेकंड नंबर में क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन भी ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर आप ऊपर वाली रिएक्शन में देखें आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में, तो उसने आयोडीन ने ही तो करा है हाइपो को ऑक्सीडाइज, यहाँ पे आयोडीन ही तो कर रहा है ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो खैर क्लोरीन तो आयोडीन से भी बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग है। तो क्लोरीन जो निकल रही है, ज्यादातर उस क्लोरीन को क्या करेगा, किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्राइटेट करा देगा। मतलब इसको किसी रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे मोर सॉल्ट कई बार ले लिया जाएगा, मोर सॉल्ट। ठीक है, मोर सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाल देगा। ठीक है, मोर सॉल्ट एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, उसमें आयरन जो होता है वो 2+ में होता है, और इसकी नॉर्मेलिटी दे देगा N1 वॉल्यूम V1। ठीक है, इस तरह से आपको दे देगा। बोलो भाई, है ना। और कई बार तो यहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी, बोलेगा कि क्लोरीन ने मोर सॉल्ट को कंप्लीट टाइट्रेट कर दिया।
कई बार आपको अगर उसको तड़पाना होगा आपको, तो क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा देगा, वो बोलेगा कि मोर सॉल्ट है, वो पूरा टाइट्रेट हुआ नहीं, थोड़ा बच गया मोर सॉल्ट, है ना, मोर सॉल्ट एक्सेस में ले लिया आपने, है ना, ऐसा बोलेगा। और जो बचा हुआ है रिमेनिंग मोर सॉल्ट, जो बचा हुआ है रिमेनिंग मोर सॉल्ट, उसको किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ टाइट्रेट कर देगा। मान लो KMnO4 ले लिया उसने, KMnO4 का एसिडिक सॉल्यूशन ले लिया, या K2Cr27 ले लिया, है ना, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकता है। मतलब ऐसा मैं यहाँ पे जैसे KMnO4 लिख रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल में आपको KMnO4 ही मिले, वो आपको K2Cr27 बोल सकता है यहाँ पे, है ना, या उसकी जगह कोई दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकता है। बस आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेगा, मेन बात ये, ठीक है। और उसको जो रिमेनिंग ऑफ मोल सॉल्ट है उसको पूरा टाइट्रेट कर देगा किसके साथ, KMnO4 के साथ। वो पूछेगा लास्ट में कैलकुलेट परसेंट कंपोजिशन ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, कैलकुलेट परसेंट कंपोजिशन of available chlorine in sample of bleaching powder। बोलो भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करके दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेम इसी तरह से ही होगा। बाकी वो रिड्यूसिंग एजेंट का चेहरा बदल सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बदल सकता है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि भैया परसेंटेज कंपोजिशन निकालो क्लोरीन का। तो देखो इसका भी टेस्ट कंपोजिशन निकालना है, या उसका मास तुम्हें पता तो निकाल लो क्लोरीन का, और पूरे सैंपल के मास से डिवाइड कर दो, है ना, ब्लीचिंग पाउडर के सैंपल के मास से डिवाइड कर दो, इनटू 100 कर दो, तो परसेंट नहीं पता चल जाएगा भाई कितने परसेंट क्लोरीन है। बोलो भाई, अगर परसेंट कंपोजिशन निकालना है तो यही तो करना पड़ेगा। क्लोरीन का जिसका भी परसेंट कंपोजिशन निकालना है उसका वेट ले लो न्यूमरेटर में, डिवाइड बाई पूरे सैंपल का इनटू 100। अब देखो सैंपल का वेट तो आपको क्वेश्चन में दिया ही जाएगा, उसकी कोई डाउट समस्या ही नहीं है। अच्छा क्लोरीन कितनी मिल रही ये हमें नहीं पता है, और यही हमें निकालना है। यही हम लोग टाइट्रेशन से निकालेंगे, टाइट्रेशन से हम लोग क्लोरीन का ही वेट निकाल लेंगे, और एक बार क्लोरीन का वेट आ जाएगा तो समस्या समाप्त हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, देखो कि देखो यहाँ पे जो क्लोरीन निकल रही है बेटा, क्लोरीन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पहले इसने किसको रिड्यूस किया, मतलब क्लोरीन ने किसको ऑक्सीडाइज किया, मोर सॉल्ट को, लेकिन थोड़ा मोर सॉल्ट बच गया, तो बचे हुए मोर सॉल्ट को किसने ऑक्सीडाइज किया, KMnO4 को, KMnO4 ने, है ना। इसका मतलब क्या कहानी हो रही है कि मोर सॉल्ट जो है इसको मिलके, इसको दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलके क्या कर रहे हैं, टाइट्रेट कर रहे हैं, है ना। मोर सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है इसको पहले क्लोरीन ने ऑक्सीडाइज किया, लेकिन जो बच गया बचे हुए को KMnO4 ने किया, तो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने कलेक्टिवली मिलकर, है ना, एक मोर सॉल्ट को कंप्लीटली क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया है। इसका मतलब हमारी इक्वेशन क्या होनी चाहिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की, बताओ। सेम नेचर वालों के इक्विवेलेंट क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो क्या करिए, इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन प्लस क्या कर दिए, इक्विवेलेंट ऑफ के, हाँ KMnO4, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, और बराबर कर दिए इक्विवेलेंट ऑफ मोर सॉल्ट, ठीक है। अच्छा हम लोग को निकालने किसके हैं, क्लोरीन के, तो क्लोरीन के एक तरफ कर दीजिए, बाकी दोनों एक तरफ, तो इक्विवेलेंट ऑफ मोर सॉल्ट माइनस इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, ठीक है। अच्छा मोर सॉल्ट की नॉर्मेलिटी मान लो N1 है, वॉल्यूम V1 है, और एक KMnO4 की नॉर्मेलिटी N2 है, वॉल्यूम V2 है, ये आपको दिया ही जाएगा, ठीक है। ये रख दीजिएगा, इससे आपको क्या मिल जाएंगे, इक्विवेलेंट। अच्छा इक्विवेलेंट से हमें वेट निकालना है क्लोरीन को, तो याद करो इक्विवेलेंट को हम लोग लिखते हैं
मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास क्लोरीन का। ठीक है, अब यही है कि यहाँ पे देख लीजिएगा कि बेटा अगर आप वॉल्यूम ml में लेना पसंद कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट की बात करनी पड़ेगी। फिर हर जगह मिली इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट कर देंगे, है ना। और फिर अगर वॉल्यूम ml में होगा तो मिली इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो भाई। तो आप ऐसा करो, मिली इक्विवेलेंट ही लिख लो, क्योंकि ज्यादातर वॉल्यूम आपको ml में ही दिया जाएगा। तो आप क्या करना, मिली इक्विवेलेंट कर लिखते समय 1000 से और मल्टीप्लाई कर देना। हाँ, उसमें क्या होगा, वॉल्यूम ml में भी ले लोगे तब भी चल जाएगा। तो यहाँ से आप W वेट ऑफ क्लोरीन सॉल्व कर लीजिएगा, और वो वेट ऑफ क्लोरीन जो भी आए इसको यहाँ रख दीजिएगा, ऊपर वाली इक्वेशन जो मानी है ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना यहाँ पे। ठीक है, इससे परसेंट ऑफ क्लोरीन आ जाएगा। बोलो भाई, समझ में आ रहा है कुछ? यस। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग निकाल लिया करेंगे क्लोरीन का जो परसेंटेज है मोर सॉल्ट में। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन कर लो इसमें तो और सही रहेगा भाई क्वेश्चन करने में। देखो ये वाला क्वेश्चन कर लो, बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। E1। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, साथ साथ मेरे साथ साथ करते जाओ आप लोग भी। 10 ग्राम सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर है, 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर का सैंपल ले लिया है, ठीक है। और उसको क्या कर रहा है, डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, उसको वाटर वाटर में डिजोल्व कर दिया उसने। और सॉल्यूशन मेक द सॉल्यूशन 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर का सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। फिर कह रहा है इस सॉल्यूशन का, टू दिस सॉल्यूशन 35 ml of 1 molar more salt was added containing enough sulfuric acid। तो इसमें क्या कर दिया है कि उन्होंने सल्फ्यू ऐड कर दिया, मोर सॉल्ट का सॉल्यूशन ऐड कर दिया, ठीक है। और मोर सॉल्ट की मोलरिटी दे दी है 1 मोलर, और वॉल्यूम कितना है 35 ml। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि यार इससे निकल रही होगी क्लोरीन, और वो क्लोरीन किसको टाइट्रेट कर रहा होगा, मोर सॉल्ट को। ठीक है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डिजोल्व करते ही क्लोरीन निकलेगी, वो क्लोरीन ऑक्सीडाइज करेगी मोर सॉल्ट को। फिर कह रहा आफ्टर द रिएक्शन वाज कंप्लीट द एक्सेस मोर सॉल्ट रिक्वायर्ड 30 ml ऑफ 0.1 मोलर केमनोफोर। जो बचा हुआ है केमनोफोर उसको टाइट्रेट करने के लिए उसने ले लिया, देखो केमनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया है ना, और इसका मोलरिटी ले रहा है 0.1 मोलर, और इसका वॉल्यूम ले रहा है 30 ml। पूछा क्या है फाइनली उसने, परसेंट ऑफ अवेलेबल क्लोरीन अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है कि आपको सबसे पहले लिखना होगा
कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में जो सबसे पहली लाइन लिखनी होगी वो लिखनी होगी कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन, मिली इक्विवेलेंट ही लेके चलते हैं चलो, प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, ये किसके बराबर हो जाएंगे? मिली इक्विवेलेंट ऑफ मोर सॉल्ट हो जाएंगे बराबर। इससे आप क्या निकाल लो? मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। अब देखो मोर सॉल्ट के जो मोलरिटी है वो मान लेते हैं M1 वॉल्यूम V1 इंटू एन फैक्टर। देखो मोलरिटी दिया तो एन फैक्टर की भी जरूरत पड़ेगी, इंटू KMnO4 का वॉल्यूम M2 V2 एन फैक्टर 2। अब मोर सॉल्ट की मोलरिटी कितनी है? 1, वॉल्यूम कितना है? 35। अब मोर सॉल्ट में खास बात होती है, मोर सॉल्ट में आयरन जो होता है बेटा वो होता है 2+ में, फेरस सल्फेट होता है वो। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता? यस सर। फेरस अमोनियम सल्फेट है ना, और मोर सॉल्ट फेरस से फेरिक में जाएगा क्योंकि क्लोरीन उसको ऑक्सीडाइज करेगी ना, तो मोर सॉल्ट के लिए एन फैक्टर 1 आएगा क्योंकि क्लोरीन फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज करेगा। तो मोर सॉल्ट के लिए तो बेटा एन फैक्टर 1 ले लेना, कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन अब देखो KMnO4 के लिए भी तो एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, है ना, और KMnO4 एसिडिक मीडियम में लिया जा रहा है। एसिडिक मीडियम में KMnO4 का एन फैक्टर क्या होता है? एसिडिक मीडियम में KMnO4 जो होता है वो 7 से 2 में जाता है ना, तो नेट चेंज आएगा हाँ 5 का। ये तो आप लोग रट्टा मार लो। देखो एसिडिक मीडियम में KMnO4 हो तो 5, बेसिक मीडियम में हो तो 1, न्यूट्रल मीडियम में हो तो 3। एन फैक्टर KMnO4 के तो याद कर लो, K2Cr27 का 6 होता है एन फैक्टर। तो ये सब आपको टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन में याद होगा तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, खड़ा कर रखते जाओ आंसर मिलता है ना। ये आपका 15 माइनस होता दिख रहा है मुझे, तो कितने बचे? 20। तो क्लोरीन के मिलीक्यूलेंट आ गए 20। बस अब इसको मैं लिख दूंगा मास ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन इनटू 1000। ठीक है, इससे मैं निकाल लूंगा मास ऑफ क्लोरीन। तो ये हो जाएगा 20 इंटू, अच्छा क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास निकाल ही लोगे आप लोग। क्लोरीन का 71 डिवाइड बाई 2 35.5, क्लोरीन का 35.5 है। ठीक है, तो ये आपका आ गया भाई। ये अगर आप कैंसिल भी करोगे तो कितने बार आएगा? तो ये इतना आ रहा है कुछ 0.71 ग्राम। और हमें क्या निकालना? परसेंट कंपोजिशन। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकालना है। तो क्लोरीन का मास हो गया 0.71 डिवाइडेड बाई 10 ग्राम था सैंपल इंटू 100। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 7.1% आ गया, है ना। बोलो भाई, समझ में आ रही बात? सर क्वेश्चन दिखा दी। देख लो बेटा क्वेश्चन। है ना, उसे इस सीट का ही क्वेश्चन है आपकी। इस चैप्टर की सीट आपके पास मिली है? आप लोगों की नहीं मिली अभी? मिली, अच्छा। तो ये हो गया भाई, ब्लीचिंग पाउडर का परसेंटेज निकालने का तरीका सिंपल है, टाइट्रेशन पे ही बेस्ड होता है ये। ठीक है, अब इसमें बस दो छोटे छोटे टॉपिक बच रहे हैं, वो भी कंप्लीट ही कर लो तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज की डेट में। ये एक लिख लो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अगर कभी H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना हो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने का एक फॉर्मूला होता है ना। कई बार ऐसा होगा कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे देगा, नॉर्मेलिटी पूछेगा, कई बार नॉर्मेलिटी से वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछेगा।
तो इसका एक रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में एक रिलेशन होता है। नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाई 5.6। आसान सा फॉर्मूला है, सिंपल है ना। आप उसको डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते हो। जब भी आपको कभी सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी H2O2, हाँ ये जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है ये केवल H2O2 के लिए ही डिफाइंड होता है ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ। और इसका जो ये फॉर्मूला है ये H2O2 के लिए ही लगेगा, मतलब हर जगह ये लगाने का कोई मतलब नहीं है ना। ये स्पेसिफिक फॉर्मूला है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए ही ये निकाला गया है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और अगर मोलरिटी पूछी जाए तो मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू एन फैक्टर कर दीजिएगा। और H2O2 का एन फैक्टर बताओ कितना होगा। H2O2 में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 2। दो एसिडिक हाइड्रोजन है ना। तो बस 2 एन फैक्टर का यूज करके अगर आपसे मोलरिटी पूछी जाए तो मोलरिटी आप बता दीजिए। तो मतलब इसमें छोटे मोटे न्यूमेरिकल मिल जाते हैं जिसमें आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे देगा, उससे नॉर्मलिटी पूछ लेगा। नॉर्मलिटी अगर दे देगा तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ लेगा, या मोलरिटी पूछ लेगा, कुछ भी ऐसे दाएं बाएं पूछ सकता है वो। ठीक है, एक चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। मिल जाएगा सीट में क्वेश्चन। मेंस में भी पूछा गया है, अभी हाल फिलहाल में भी क्वेश्चन इसी टाइप का है। बस वो फॉर्मूला जो आपको पता है तो आप कर ले जाओगे, उसमें कुछ है नहीं खास, सीधे सीधे फॉर्मूला ही लगता है। देखो ये हाँ देखो मिल गया अभी, 2019 में ही पूछा है इन लोगों ने मेंस के पेपर में, बिल्कुल रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन कह रहा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1 मोलर H2O2 इज। 1 मोलर H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो मोलरिटी आपको दे दिया है ना। तो पहले तो नॉर्मलिटी निकाल लो। मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू एन फैक्टर। तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, मोलरिटी अपॉन एन फैक्टर। तो मोलरिटी 1 है, एन फैक्टर 2 है, तो नॉर्मलिटी 1/2 आ गई। अब वो फॉर्मूला लगा दो, नॉर्मलिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाई 5.6। ठीक है, इससे वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगा नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई बाई 5.6, है ना। नॉर्मलिटी 1/2 आया है, 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आता दिख रहा है, 2.8। 2.8, है ना, 2.8। 2.8 है ना। 2.8, 2.8 तो यार आंसर दे ही नहीं रहा इसमें किसी ने, क्या लफड़ा है भाई। मोलरिटी 1 है ना इसकी, मोलरिटी 1 है। 1 अगर मोलरिटी है, अरे ये मैंने फॉर्मूला उल्टा लगा दिया क्या। नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है ना। हाँ ये मैंने उल्टा लिख दिया था तभी गड़बड़ हो रहा है। नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। हम्म, तो इससे देखो नॉर्मलिटी निकालेंगे तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर करना पड़ेगा हम लोग को। मोलरिटी 1 है, एन फैक्टर 2 है, तो ये आ गया 2। तो नॉर्मलिटी आप रखिए 2, नॉर्मलिटी कितनी रखिए 2, और 2 इंटू 5.6 ये आएगा 2। 11.2 है ना। हाँ। तो इसमें आंसर दिया हुआ है 11.35, ये हाँ तो पहला ही हो जाएगा, है ना। 11.2 आता है वो, उसमें 0.35 थोड़ा सा राउंड ऑफ करके दे रहा होगा जो भी है। ठीक है, तो यही आंसर हो गया पहला वाला।
तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला ये वाला आप लोग ध्यान रखिएगा, सीधे इससे निकाल लीजिएगा। तो ये हो गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ। और एक इसमें हार्डनेस के बारे में भी पूछा जा सकता है कि अगर वाटर में हार्डनेस है, मतलब हार्ड वाटर, आप लोग जानते हैं क्या होता है हार्ड वाटर? यस सर। क्या होता है बताओ? इनके सॉल्ट्स जिसमें डिसॉल्व है क्या होगा? सर फोम नहीं देता है वाटर के साथ। फोम क्यों नहीं देता है ये बताओ मुझे। हाँ हाँ, तो वाटर में जो हार्डनेस होती है, बिल्कुल अब थोड़ा सही बता रहे हो आप। वाटर में जो हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के जो सॉल्ट होते हैं उनके प्रेजेंस की वजह से वाटर हार्ड हो जाता है ना। और अगर हम लोग अच्छा, हार्डनेस भी दो तरह की होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है, एक परमानेंट हार्डनेस होती है। टेम्परेरी हार्डनेस का वो आती है जब वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस आती है। टेम्परेरी हार्डनेस को नॉर्मल बॉइलिंग से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, परमानेंट हार्डनेस जो होती है वो वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के सॉल्ट जब प्रेजेंट होते हैं तो उससे परमानेंट हार्डनेस आती है। और परमानेंट हार्डनेस नॉर्मल बॉइलिंग से रिमूव नहीं होती है, वो आपको जैसे कुछ जियोलाइट ऐड करना होगा, या आपको लाइम वाटर ऐड करना होगा, या काल्गन मेथड होता है वो ऐड करना होगा, इस तरह से उसको रिमूव किया जाता है। तो देखो यहाँ पे खैर हम लोग को ये जो डिटेल है हार्डनेस का वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। बस इतना हम लोग को पता होना चाहिए कि हार्डनेस जो आती है, हार्डनेस इन वाटर एराइजेस ड्यू टू हार्डनेस of water arises due to presence of calcium and magnesium salt। ठीक है। अब इसमें हार्डनेस को भी दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस कब आती है? तो टेम्परेरी हार्डनेस आती है, इट इज अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ arises due to presence of calcium, सीधे लिख लो बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, अगर वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट्स के सॉल्ट प्रेजेंट है तो उनकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है। और परमानेंट हार्डनेस कब आती है? इट इज अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाई कार्बोन, नहीं नहीं, इसमें क्लोराइड एंड सल्फेट प्रेजेंट होते हैं तब आती है, क्लोराइड एंड सल्फेट। क्लोराइड या सल्फेट है ना, तो दोनों में कोई एक भी मौजूद होंगे तो भी आ जाएगी। और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो हार्डनेस के मीजर, यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हार्डनेस की मीजरमेंट की बात कर रहे हैं, कि अगर आपको कोई पानी दे दिया जाए हार्ड वाटर और पूछा जाए बताओ कितने परसेंट कितना उसमें पीपीएम हार्डनेस है। हार्डनेस को पीपीएम में मीजर किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन में, क्योंकि बहुत वेरी डाइल्यूटेड फॉर्म में होते हैं ना, ये जो सॉल्ट होते हैं बहुत कम परसेंटेज में होते हैं, तो परसेंट में ना मीजर करके उनको पीपीएम में मीजर करते हैं।
ठीक है, इनका कंसंट्रेशन। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइए हार्डनेस कितना ppm है वाटर में, क्वेश्चन में। तो ये हम लोग को समझ में आना चाहिए कि हार्डनेस को मीजर कैसे करते हैं। तो हार्डनेस मीजर करने के लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला चलो बताते हैं सीधे आपको। हार्डनेस अगर आप निकालनी है आपको वाटर में, जो भी आपको वाटर का सैंपल दिया हुआ है, क्वेश्चन में कोई ना कोई तो सैंपल दिया जाएगा। हार्डनेस ऑफ वाटर इन ppm, ppm में निकालते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो उसमें आपको क्या लेना होगा, जो भी वाटर दिया हुआ है उसके इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का मास लेना होगा। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ठीक है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, जो भी आपको सॉल्यूशन दिया हार्ड वाटर का, इनटू, अच्छा ppm किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, 10⁶ के रिस्पेक्ट में, है ना। तो 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसमें फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपको हार्ड वाटर दिया है उसके इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का क्या मास है, विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ हार्ड वाटर मल्टीप्लाई 10⁶। ठीक है ना। बोलो भाई, बात समझ में आ रही। अब इसमें क्वेश्चन लेते हैं तो अब समझ में आएगा और अच्छे से कि क्या मतलब है भाई इसका, हार्डनेस का मतलब क्या है भाई, ये समझ में आना चाहिए आपको। ये ले लो भाई, देखो जेई मेंस में पूछा हुआ है क्वेश्चन। मेंस में देखो सब पूछ चुके हैं, सब क्वेश्चन इस तरह के, कुछ छोड़ा नहीं लोगों ने। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल in terms of equivalent of calcium carbonate containing 10 to the power minus 3 molar calcium sulfate, molar mass of calcium sulfate is 136। ठीक है, देखो उसने कह रहा है कि भैया कि जो हार्ड वाटर है उसका हार्डनेस बताना है आपको, ठीक है। लेकिन उसमें जो हार्डनेस जो हार्डनेस आ रही है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल सॉल्ट है वो कह रहा है कैल्शियम सल्फेट है ना। उसमें जो पानी में सॉल्ट प्रेजेंट है वो कैल्शियम सल्फेट है, और कितने मोलर है, 10⁻³ मोलर है। और कह रहा है कि भैया बताओ भाई हार्डनेस कितने ppm में कितनी है, हार्डनेस इन ppm। ठीक है, अब समझो भाई कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो जो आपको हार्ड वाटर दिया है उसमें हार्डनेस किस सॉल्ट की वजह से आ रही है, उसमें हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल सॉल्ट कौन सा है, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट है ना। अच्छा, कैल्शियम सल्फेट है, बिल्कुल सही बात है। आपको क्या करना है, इस कैल्शियम सल्फेट के इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना है ना। देखिए फॉर्मूले पे गौर करिए, आपको हार्डनेस जो निकालनी होती है वाटर में, वो आपको जो भी सॉल्ट उसमें प्रेजेंट हो उसके इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना होता है ना। उसके इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का मास रिक्वायर्ड होता है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इनटू 10⁶ कर देते हैं, तो उससे हमें मिल जाती है हार्डनेस। ठीक है, तो अब ये कैसे निकालें यार, कैल्शियम सल्फेट के इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट के मास। तो देखो उसके इक्विवेलेंट ही तो निकालने हैं, इसका मतलब दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दो आप।
इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट बराबर इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बोलो भाई। और इक्विवेलेंट को लिखने का तरीका याद करो, मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, ऐसे ही तो लिखते हैं, W बाई E। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बोलो भाई, आ रही बात समझ में? कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास आप निकाल सकते हो, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 होता है, एन फैक्टर 2 होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास कितना हो गया, 50। अच्छा, कैल्शियम सल्फेट का उसने दिया था मोलर मास? अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो, कैल्शियम सल्फेट का उसने दे रखा है ना। देखो, सारी चीजें तो उसने आपको दे ही रखी है, कोई टेंशन वाली लेने वाली बात ही नहीं है। कैल्शियम सल्फेट का उसने दे रखा है ना। अच्छा, एक काम ये भी कर सकते हो कि आपको मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये इक्विवेलेंट होते हैं, और आपको क्वेश्चन में उसकी मोलरिटी दे रखी है। तो मोलरिटी और इक्विवेलेंट में एक रिलेशन होता है, सीधे वो लगा दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। देखो, इसको अगले लाइन में लिख दो, मोलरिटी, है ना, ऑफ कैल्शियम सल्फेट सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। और यहाँ पे मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमें चाहिए, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, डिवाइड बाई 50। अब देखो, मोलरिटी तुम्हें दे दी है उसने क्वेश्चन में, कितनी दी है, 10⁻³ दी है, ठीक है। अब कितना, वो कितने लीटर लिया है सॉल्यूशन, कुछ बताया उसने? उसने अच्छा कुछ बताया नहीं। तो आप इसमें मान लो कि आपने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, या V लीटर मान लो, V लीटर मान लो, चलो ठीक है। और एन फैक्टर कैल्शियम सल्फेट का 2 हो जाएगा, उससे कैल्शियम कार्बोनेट का मास देखो निकल जाएगा। इससे कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालो, कितना आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास आ रहा है 2 × 50 × 10⁻³ है ना। तो ये तो 100 हो रहा है, 2 × 50 × 10⁻³ तो 0.1 V, है ना। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है हार्डनेस, हार्डनेस इन ppm। तो उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट टू गिवन सॉल्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल इनटू 100, है ना। अब मास हम लोगों ने निकाल ही लिया 0.1 V। अब सैंपल हमने मान लिया था कि V लीटर है, क्योंकि उसने कुछ बताया है नहीं हम लोग को। तो मान लो भाई कि V ml मान लो, ml मानने ज्यादा बेटर रहेगा, VML। और अच्छा, जितना भी हार्ड वाटर होता है, तो वो हार्ड वाटर वेरी डाइल्यूटेड होता है। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि हार्ड वाटर जो होता है ना, वो वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा होगा, सॉल्ट तो बहुत कम ही होगा ना, ppm में होगा तो बहुत कम होगा। तो बहुत डाइल्यूटेड है, तो उसकी जो डेंसिटी होगी सॉल्यूशन की, हार्ड वाटर की, वो डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के लगभग क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि सॉल्वेंट ही बहुत ज्यादा है। वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में तो आपको पता ही है कि सॉल्यूशन की डेंसिटी सॉल्वेंट की डेंसिटी लगभग क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो पानी की डेंसिटी हम लोग वैसे भी क्या लेते हैं, 1 g/ml। तो इसका मतलब जो सैंपल का मास होगा, वो उसका वॉल्यूम इंटू 1 कर दो, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी तो पानी की चलेगी भाई, बहुत डाइल्यूटेड है ना, सॉल्ट तो उसमें थोड़ा ही पोड़ा पड़ा हुआ है। तो इससे कितना हार्डनेस आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 ppm आता दिख रहा है भाई, ठीक है। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? 10 ppm, देखो आंसर दिया है कि नहीं दिया है, आंसर 10 ppm दिया हुआ है भैया, लगा दो इसको टिक, हो गया खत्म। सर यहाँ पे सर कौन सा फॉर्मूला लगाया गया, इक्विवेलेंट ऑफ CaSO4, सर अगले स्टेप में लिख दिया गया वेट अपॉन सर ECaSO4, सर ये इक्विवेलेंट पूरी मास। रामायण, पूरी रामायण हो गई खत्म। अब तुम पूछ रहे हो कि सीता जी सर कौन ये थी। इक्विवेलेंट, अरे सर इक्विवेलेंट मास है कि मतलब ई जो है वो इक्विवेलेंट मास है प्रभु। अरे हाँ वो कंफ्यूजन था थोड़ा।
तुमने लग रहा पहला दूसरा लेक्चर नहीं पढ़ा है, हैं? यस सर, नहीं करूँगा। तभी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा। तो ठीक है, इस तरह से निकालते हैं बेटा, हार्डनेस वगैरह अगर पूछी जाए तो ऐसे निकल आती है। तो बस एक फॉर्मूला ही है, बस उसमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूले में क्या हमें निकालना है। कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना होता है, उस सॉल्ट के इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना होता है, और वो इक्विवेलेंट बराबर करने पे ही निकल पाएगा आपको। ठीक है, तो आपका अब ये है कि मैंने देखो सारे टॉपिक करा दिए। सीट आपकी छोटी सीट है, ज्यादा बड़ी नहीं है इस चैप्टर की, है ना। मैंने सारे टॉपिक आपको करा दिए, इक्विवेलेंट वेट सारे निकालने बता दिए थे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, एसिड बेस टाइट्रेशन बता दिया आपको, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बता दिया, सिंपल टाइट्रेशन बता दिया, है ना। सिंपल टाइट्रेशन आपको, डायरेक्ट टाइट्रेशन बता दिया था, ये सारे टाइट्रेशन KMnO4 K2CR27 वाले। आज आपको आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन बता दिया, अवेलेबल क्लोरीन कैसे निकालते हैं ये बता दिया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बता दिया, हार्डनेस ऑफ वाटर बता दी। बस इतने ही टॉपिक ही है इस चैप्टर में। तो इसके ये क्वेश्चन आप लोग लगाइए, सॉल्व करिए, ठीक है ना। ये चैप्टर आपका मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट करा दिया, आप लोग को क्वेश्चन करने लेकिन बाकी है ना। आप लोग के एग्जाम चल रहे होंगे तो क्वेश्चन हमें लगता है कि नहीं कर रहे होंगे, तो क्वेश्चन करिए आप लोग। इसके बाद फिर अगला चैप्टर आपका केमिकल काइनेटिक्स ही कराऊंगा, क्योंकि वही चैप्टर चल भी रहा था, फिर बीच में मैंने रोक दिया था 2 लेक्चर के बाद। ठीक है, हम लोग के एग्जाम चल रहे थे, इसलिए मैंने कहा भाई काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो छूट जाएगा तो फिर समस्या है इसमें, तो इसलिए उसको मैंने रोक लिया था। अब तुम लोग के एग्जाम खत्म हो गए, अब मैं कराऊंगा उसको, ठीक है। Yes. तब तक इसके क्वेश्चन लगा लो। ये भी इसका एक क्वेश्चन एडवांस में आता जरूर है, मेंस में भी देखो आई है क्वेश्चन। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि इसके क्वेश्चन नहीं आते, एक क्वेश्चन एडवांस में आ ही जाता है इसका। मेंस में छोटा मोटा क्वेश्चन कोई ना कोई आ जाता है, तो इसको कर लीजिए, इसको भी कंप्लीट, है ना। चलो फिर ठीक है। यस सर। ठीक है, मैं वाइड डम कर रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ।